हेलो बच्चा लोग। तो क्लास 9 का पहला एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर का हमने कंप्लीट कर लिया था। इसमें से कुछ सवाल आप लोगों के छूटे हुए थे, तो उन सवालों का जवाब जरा हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखना है ये, इसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारा हमने बता दिया था। चौथे को आप लोगों का होमवर्क दिया था, उस होमवर्क को आप लोगों ने किया हो तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो हम तो ये हैं बता देंगे। तो यहाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए कि प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से लेकर अनंत तक की संख्या होती है, और पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से अनंत तक की संख्या होती है। यानी कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आ सकती है। तो यहाँ पहले वाले का जो है आंसर हमारा सही होगा, इसका सत्य होगा, क्योंकि प्राकृत संख्याएं पूरी की पूरी पूर्ण संख्याओं में आ सकती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं में नहीं आ सकती हैं। तो पहले का हमारा सत्य हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। अब पूर्णांक माने इंटीजर होता है, तो इंटीजर सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं और सारी की सारी धनात्मक संख्याएं प्लस 0, इन सब का योग होता है। लेकिन पूर्ण संख्याएं हम जानते हैं कि 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं होती हैं। तो इसलिए कोई पूर्णांक जो होगा, पूर्णांक सभी के सभी पूर्ण संख्या नहीं हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अगर हमारे पास ये एक स्केल है, तो इस स्केल में अगर इस पॉइंट पर 0 है, तो इस साइड के सारे नंबर ऋणात्मक और इधर धनात्मक, यानी कि +1, 2, 3, ये पूरे इंटीजर होते हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके से केवल इतने को लेकर के जाएं तो ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसका मतलब कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। तो दूसरा वाला हमारा असत्य हो जाएगा, गलत। इसके बाद प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब परिमेय संख्या में ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य सब संख्याएं आ सकती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याओं में केवल 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं आती हैं। तो इसलिए ये लास्ट वाला भी हमारा गलत होगा। अब आ जाते हैं दूसरे वाले एक्सरसाइज पर, दूसरे एक्सरसाइज 1.2 पर। तो यहाँ 1.2 में भी आपका पहला जो क्वेश्चन है ये सत्य असत्य करके ही है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था क्लास की कि वास्तविक संख्याएं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है, और वास्तविक संख्याओं के अंदर 2 तरीके की संख्याएं आती हैं। वास्तविक संख्याएं, इसमें 2 तरीके की संख्याएं आती हैं, एक होती है परिमेय और दूसरी अपरिमेय। यानी कि वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय अपरिमेय आ रही हैं, अपरिमेय संख्या के अंदर वास्तविक संख्या नहीं आ रही है। तो इसलिए ये जो पहला वाला है, इसमें अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये बात सही है यहाँ पर। इसके बाद संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो हाँ, ये सही है, लेकिन प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब कि हमारा जो प्राकृत संख्या होती है वो केवल धनात्मक 1 से लेकर के अनंत तक होती है, 1, 2, 3। लेकिन संख्या रेखा पर हम ऋणात्मक संख्या को भी प्रदर्शित करते हैं, शून्य को भी प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से हम यहाँ सभी नंबर को यहाँ प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर प्राकृत संख्या की बात आएगी तो प्राकृत संख्या में केवल धनात्मक संख्याएं आएंगी। तो इसलिए यह भी हमारा असत्य हो जाता है, इसको हमें असत्य रखना है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब मैंने अभी आप लोगों को पहले क्वेश्चन में बताया कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या सभी नहीं हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंदर ही परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या आती हैं। तो ये हो गया हमारा सत्य का पोर्शन। इसके बाद, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी संख्या का वर्गमूल के उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो इसमें क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। एक सेकेंड, जी नहीं। तो यहाँ प्रत्येक धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं 2 का लूँ तो 2 का अंडर रूट जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी संख्या लूँ जिसका पूर्ण वर्ग बन सकता है, जैसे मैंने अगर यहाँ पर 4 लिया और 4 का मैंने अंडर रूट कर दिया तो ये 2 आ जाएगा, तो ये एक परिमेय संख्या है। इसके अलावा मैंने अंडर रूट 9 लिया तो ये 3 आ जाता है, ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं 10 ले लेता हूँ तो 10 लेने पर ये आ जाएगा 2√5, तो ये जो है ये आपकी एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी, ये 2√5 नहीं आएगा, एक सेकेंड, 10 को हम नहीं लेते हैं, कोई और 15, ये भी अपरिमेय संख्या होगी।
लेकिन ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे कि अगर हम √16 लेते हैं तो इसका आंसर 4 आता है, तो ये परिमेय संख्या है। तो इस हिसाब से ये प्रूव होता है कि सभी धनात्मक प्राकृत संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ दिखाया जा रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसमें थोड़ी सी कलाकारी लगेगी, कलाकारी के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। चलो शुरू कर। तो अभी यहाँ पर हमको प्रदर्शित करना है √5 को संख्या रेखा पर। अब इसको समझने से पहले आप लोग √2 को, √3 को, इन सबको संख्या रेखा पर देख लीजिए। तो पहले हमें क्या करना है कि एक हमें यहाँ पर रेखा खींच लेनी है, कोई भी अपने किसी भी नाप की। अब इसमें हमें अपने 1-1 सेंटीमीटर का सारा यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर का यहाँ डिवाइडेशन करना है। तो पहला ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इस तरीके से हमने इसमें लाइन खींच ली। आपको कोई भी लंबाई के ले लेनी है एक रेखा, ये हो गया। अब इसमें कोई एक पॉइंट था हमारा 0, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 और इधर -1, -2, -3, -4, ये मैंने एक संख्या रेखा यहाँ पर बना ली है। अब इसमें 0 से 1 सेंटीमीटर ये इधर, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की एक लाइन इधर मिलती है मुझे। इसके बाद इतना ही 1 सेंटीमीटर मैंने ऊपर की तरफ बना लिया। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो लाइन होगी इसका क्या मान होगा। तो इसका मान निकालने के लिए हमारे पास एक थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर अगर मैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब मैंने 1 लिया हुआ है और आधार भी मैंने 1 लिया हुआ है, तो यहाँ पर इसका जब स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा टोटल, 1 + 1 = 2। और कर्ण का स्क्वायर हटा तो यहाँ पर 2 अंडर रूट में आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये जो है ये कर्ण, इसका मान हमें √2 मिलेगा। तो ये हो गया यहाँ पर √2। इसके बाद अब हमें एक प्रकार लेकर के इतनी दूरी को यहाँ पर नाप लेना है। ये दूरी हमको यहाँ प्रकार से नाप लेनी है और इसको ऐसे एक चाप लगानी है अपनी संख्या रेखा पर। अब ये जो दूरी हमें मिलेगी यहाँ से लेकर के 0 से लेकर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, तो ये 0 से लेकर P तक की ये जो दूरी होगी ये हमारी √2 होगी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इस 2 पर एक लंब यहाँ पर इस तरीके से डालें 1 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर का लंब मैंने इसमें √2 पर इधर डाला। तो अब यहाँ से ये लंब हमने डाल दिया। अब ये भी एक त्रिभुज ही बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो अब ये √2 और ये 1, इसको जब हम करेंगे तो यहीं पर पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर आधार हमारे पास √2 है तो इसका स्क्वायर प्लस लंब हमारे पास 1 है, इसका स्क्वायर करने पर हमें 2 + 1 मिलेगा, अर्थात 3 मिलेगा। अब कर्ण का वर्ग हटा यहाँ से, तो यहाँ पे ये अंडर रूट मिला, यानी कि √3। तो ये जो दूरी होगी ये हमें कितनी मिलेगी, √3। इसको भी हमें अपनी गोला प्रकार से इसको नाप लेना है और फिर इसी से हम यहाँ पर एक चाप लगा सकते हैं ऐसे। अब ये जो 0 से लेकर के ये पॉइंट हमको मिला है, ये मिला है हमको √3। इसकी जो दूरी होगी ये होगी √3।
और ये जो दूरी होगी ये होगी √2। इसी तरीके से हमें एक स्टेप और बढ़ाना है। हम यहाँ पर इस √3 पर एक लंब डालते हैं 1 सेंटीमीटर का, सॉरी √2 सेंटीमीटर का, यानी कि हमें इसको नाप लेना है। ये कितना है यहाँ से √2, इस पर हमने ये एक लंब डाल दिया। इसकी दूरी जो है ये √2 है। अब इसको जब हम यहाँ इधर देखेंगे तो ये भी एक समकोण त्रिभुज ही बन रहा है। अब √2 हमारा आधार हो गया। यहाँ ऊपर देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसको करने पर हमारा जो कर्ण का स्क्वायर और आधार हमारा √3 है, इसका स्क्वायर, लंब √2 है, इसका स्क्वायर। इसको करने पर हमें यहाँ आगे मिलेगा 3 + 2, क्योंकि √3 √2 कटने पर यहाँ पर इसका 3 और 2 मिल जाएगा हमको। तो कर्ण का जब हम वर्ग हटाएंगे तो यहाँ ये √5 मिल जाएगा। अब ये जो दूरी है ये दूरी हमारी √5 है। इस दूरी की अगर हम यहाँ पर एक चाप लगा दें तो अब ये जो दूरी हमको 0 से लेकर के यहाँ तक की मिली है, ये कौन सी दूरी मिली है? √5। मज़ा आया? समझ में आया? अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से आप लोग कमेंट करिएगा, मैं फिर से इसको बता दूंगा विस्तार से। केवल ये एक ही क्वेश्चन में कई टाइप से यहाँ पे बता दूंगा। इसके बाद एक लास्ट आपको ये क्वेश्चन बचता है यहाँ पर, कक्षा के लिए क्रियाकलाप। तो जो मैंने अभी आप लोगों का सारा कार्यक्रम यहाँ पर बताया है, यही सारा कार्यक्रम आप लोगों को अपने से करना है इधर।